नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसमें आप बाबर और राणा सांगा के जो युद्ध है उसकी पूरी डिटेल के साथ मैं आपके सामने आया हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे बाबर और राणा सांगा। दोस्तों मैं आपको छोटा सा स्टोरी बता रहा हूँ कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में जो तुर्की भाषा में लिखी है उसमें युद्ध का कारण बताया है कि युद्ध मैंने क्यों किया, ऐसी क्या ज़रूरत थी। देखिए इसने कौन सी लिखी थी बुक दोस्तों, तो तुजु के बाबरी में उन्होंने बताया है कि एक स्टोरी, इसको याद रखेंगे। तुजु के बाबरी उन्होंने बताया कि मेरा क्या उद्देश्य था उससे युद्ध करने का। देखिए इसका सबसे पहले तो एक धार्मिक कारण था कि बाबर एक लुटेरे की तरह आया था भारत में लूटपाट करने के लिए, और राणा सांगा एक रक्षक की तरह राजा के रूप में कार्य कर रहा था। दूसरा दोस्तों, दूसरा कारण है कि राजपूत और अफगान जो गठबंधन हुआ था, जो राणा सांगा ने महमूद लोदी, हसन खान, मेवाती इनको अपने में मिला लिया था, तो बाबर को ऐसा लगा कि ये मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। दोनों की महत्वाकांक्षा थी, अपने साम्राज्यवादी नीति। तीसरा दोस्तों, इनका एक समझौते का उल्लंघन हुआ। ये गोपीनाथ शर्मा जी, जो हमारे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हैं, वो बोलते हैं कि एक समझौते का उल्लंघन हुआ है, इस कारण से इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। दूसरा दोस्तों, एक बताया जाता है, कई एग्जाम में भी आपने पढ़ा होगा, बुक में पढ़ा होगा, कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया। बाबर को राणा सांगा ने बुलाया। दोस्तों ये बात सत्य नहीं है। जो एक बहुत बड़े क्षेत्र का राजा हो वो बाबर को क्यों बुलाएगा। दूसरा, पंजाब का सूबेदार दौलत खां, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि पंजाब का सूबेदार दौलत खां स्वयं दिल्ली का शासक बनना चाहता था। ये बात सत्य है कि उसने बुलाया था, लेकिन राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, ये सत्य नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। इसका एक युद्ध हुआ था दोस्तों 16 फरवरी 1527 में। 16 फरवरी 1527, जिसको बोलते हैं दोस्तों बयाना का युद्ध। बयाना कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में। क्या हुआ दोस्तों, राणा सांगा की तरफ से, सांगा और इधर बाबर, इन दोनों के बीच में ये हुआ था युद्ध। तो दोस्तों 16 फरवरी 1527 को बयाना में युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच में आमने सामने युद्ध हुआ था। तो सांगा की तरफ से जो सेनापति था वो था भोजराज, और बाबर की तरफ से था वो था ख्वाजा मेहंदी हसन। ख्वाजा मेहंदी हसन, ठीक है दोस्तों। जब ये युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, तो इस युद्ध में हार जाता है दोस्तों। इस युद्ध में बाबर हार जाता है, और बाबर हारने का कारण इसके जो सैनिक हैं, इसके सैनिक मना कर देते कि हम मरना नहीं चाहते। इसके सैनिक बोलते हैं हम मरना नहीं चाहते। तो बाबर एक लूटपाट के लिए आया था, और यहाँ पे उसको पराजय का सामना करना पड़ा। तो सैनिकों को कैसे अब वो मनाए? तो दोस्तों इसी समय मुसलमान सैनिकों से एक कर लिया जाता था तमगा। ये तमगा कर उसने माफ़ कर दिया कि आज से मैं आप लोगों को तमगा कर नहीं लूँगा। तो सैनिक बोले ठीक है नहीं लोगे तो, लेकिन हम ये युद्ध नहीं करेंगे, हमको मरना नहीं है। बाबर को फिर लगा
तो बोला आज से मैं शराब का सेवन भी नहीं करूँगा और शराब बिकने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुसलमान में शराब का सेवन नहीं होता है और इसको ये हराम मानते हैं। तो उसी से उन्होंने घोषणा कि आज से मैं शराब का सेवन भी नहीं करूँगा और शराब को बिकने भी नहीं दूंगा। फिर भी सैनिक नहीं मानना है। फिर इसने दोस्तों एक नाम दिया जिहाद। जिहाद के लिए दोस्तों, अपने धर्म के लिए जिहाद, इसका मतलब होता है दोस्तों कि इस्लाम खतरे में है। जिहाद का मतलब है कि इस्लाम खतरे में है। आज तुम हार गए, ठीक है, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो इस्लाम खतरे में होगा। तो दोस्तों जब धर्म की बात आती है तो इसके सैनिक तैयार हो जाते हैं। एक बार ये हार गया 16 फरवरी 1527 को दोस्तों, 16 फरवरी 1527 को हारा। इसके बाद में 17 मार्च 1527 का एक ऐतिहासिक युद्ध होता है जिसको दोस्तों आप जानते हो, खानवा का युद्ध। देखिए दोस्तों, इस 16 फरवरी और इस 17 मार्च के बीच में 30 दिन का समय होता है, एक महीने का। राणा सांगा की एक भूल थी कि जब ये जीत गया, जीतने के बाद ये एक महीने तक मतलब 30 दिन तक दोस्तों भुसावर जो कि पड़ता है भरतपुर में पड़ता है भुसावर, वहाँ पे एक महीने तक रेस्ट किया। जबकि ये राणा की सबसे बड़ी भूल थी। आप इसको भूल याद कर सकते हैं कि राणा की सबसे बड़ी भूल क्या थी कि उसने युद्ध को विजयी होने के बाद में एक महीने तक उसने सिर्फ आराम किया और कुछ नहीं किया। आप देखिए दोस्तों, ये आराम कर रहा है और ये जीत की तैयारी कर रहा है। इसने जीत की तैयारी में क्या क्या किया दोस्तों? इसने जो तोप खाने थे, आपको पता ही है, तोप खाना बोल दीजिए, उस्मानी या रूमी विधि बोल दीजिए, इसके सबसे बेस्ट जो तोपची थे, आपको नाम याद होगा दोस्तों, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, इसके दो तोपची थे दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, ये पूरी तैयारी के साथ होता है और फिर इनके बीच में युद्ध होता है जिसमें आगे राणा सांगा की हार हो जाती है। उसके हार के कारण क्या हो सकते हैं दोस्तों, मैं एक स्टोरी के रूप में बताता हूं आपको कि जब तुलुगमा नीति जब अपनाता है बाबर राणा सांगा के खिलाफ, जो कि उज्बेकों से सीखा था इन्होंने। ये तुलुगमा नीति क्या होती है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है, आगे और पीछे से घेर कर युद्ध करना। आगे से कुछ सैनिक पीछे से घेर के जो युद्ध किया जाता है वो होती है तुलुगमा नीति होती है। दूसरा दोस्तों, तुलुगमा नीति अब ये इसका जीत का कारण है तो इसकी हार का कारण हम बता रहे हैं कि हार का कारण क्या था। इसका जो सेनापति था एक सलहदी तंवर, युद्ध करते हुए अंतिम समय में इसके साथ धोखा कर दिया दोस्त। इस तरह से विश्वासघात किया जिस कारण से ये हारा। दूसरा, इन्हीं में एकता का अभाव हो गया था, क्योंकि पाती तेरवन एक प्रथा है दोस्तों। पाती तेरवन, इतना महान राजा हुआ है राणा सांगा, ये पाती तेरवन एक प्रथा होती है जिसमें प्रत्येक सरदारों एवं राजा को एक निमंत्रण पत्र भेजा जाता है युद्ध करने के लिए। तो जो राणा सांगा की तरफ से जो युद्ध कर रहे थे पाती परवन की तरफ से, उनमें 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार थे। 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार सांगा की तरफ से युद्ध कर रहे थे बाबर के खिलाफ, इस पाती तेरवन प्रथा के तहत। और उस समय बता दें दोस्तों कि राणा सांगा इतना महान सम्राट था कि कोई भी राजा इसके नीचे काम करने के लिए तैयार था, कोई भी सरदार, कोई भी राव। तो दोस्तों इस तरह से इसका ये हार हो जाता है। दूसरा,
कि देवीय प्रभाव, राणा सांगा की आंख में तीर लगा था तो उनको ऐसा लगा कि शायद देवीय मेरे पे कुप्रभाव चल रहा है, इसलिए भी वो ये भी चीज़ उसके मतलब जहन में आ जाती है। राणा सांगा के पैदल सैनिक अधिक थे दोस्तों, और पैदल सैनिक जब भी आप अधिक रखेंगे तो दोस्तों तोप खाना जो होगा, तोप का गोला जब निकलेगा तो उसमें कितने लोग एक साथ मारे जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ जो पाती 53 प्रथा थी, इसमें जो 7 राजा 9 राव 104 सरदार थे, इसमें से मैं प्रमुख जो राजा थे उनके बारे में बता देता हूँ। आमेर का पृथ्वीराज द्वितीय थे, मैं लिख देता हूँ दोस्तों, अगर आपको नहीं अगर दिख रहा है तो मैं यहाँ बताता हूँ कि आमेर के पृथ्वीराज द्वितीय थे। इसके अलावा मारवाड़ के राव गांगा थे ना, राजा मारवाड़ के राव गांगा, उनके पुत्र आए थे मालदेव 4000 सैनिकों के साथ। मारवाड़ का मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। मारवाड़ का वह पहला शासक जिसके ऊपर पितृहंता का एक दाग लगा वो है मालदेव। बताते हैं कि गांगा अपने महल के ऊपर बैठ के अफीम और शराब के बहुत शौकीन थे, बैठ के पी रहे थे। ये ऊपर मिलने के लिए जाता है पिताजी से, और पिताजी ऊपर से गिर जाते हैं तो इनके ऊपर ये दाग लग जाता है पितृहंता। मारवाड़ का पहला पितृहंता राजा मालदेव भी राव गांगा ने भेजा था। भरतपुर के अशोक परमार थे, भरतपुर के अशोक परमार थे। इसके अलावा चंदेरी का मेदिनी राय राणा सांगा का बहुत अच्छा मित्र था। बीकानेर के कल्याणमल ईडर जो कि गुजरात में पड़ता है भारमल जी थे, और सादड़ी के झाला अज्जा, और एक मुस्लिम सरदार थे हसन खां मेवाती। दोस्तों ये लोग पाती 53 जो प्रथा थी उसके तहत इसके यहाँ पे युद्ध में भाग लेने के लिए आए थे। राणा सांगा घायल हो जाता है तो झाला अज्जा जो सादड़ी के राजा थे वो उनकी जगह युद्ध लड़ते हैं और इनको बसवा लेकर जाया जाता है। जब इनको बसवा लेके जाया जाता है तो ये वहाँ पे प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तब तक साफा ये नहीं पहनूंगा जब तक इन मुगल साम्राज्य को उखाड़ ना दूं। फिर मध्य प्रदेश कालपी में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, और इनकी मृत्यु के बाद में मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में है, राणा सांगा की छतरी बनाई है अशोक परमार, जो भरतपुर के राजा थे अशोक परमार, इन्होंने इनके राणा सांगा की एक छतरी बनाई है। तो दोस्तों राणा सांगा की जब मृत्यु हो जाती है तो एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है साम्राज्य पे। चलिए हम वो संकट देखते हैं, संकट क्या होता है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद में इनकी 2 पत्नियां होती हैं दोस्तों। एक तो होती है धनबाई पत्नी होती है दोस्तों, और एक होती है दोस्तों कर्मावती। धनबाई के जो पुत्र होता है उसका नाम होता है रतन सिंह सेकंड, और जो कर्मावती के जो पुत्र होते हैं वो 2 पुत्र होते हैं दोस्तों। एक तो होता है विक्रमादित्य, दूसरा होता है दोस्तों उदय सिंह। राणा सांगा जैसे ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो राणा रतन सिंह राजा बनते हैं। राणा रतन सिंह राजा बनते हैं तो राणा रतन सिंह विक्रमादित्य को अपना एक क्षेत्र दे देते हैं, बूंदी और रणथंभौर वाला क्षेत्र इनको दे देते हैं कि चलो ये भी राज कर लेंगे। तो जब विक्रमादित्य का जो शासनकाल रहता है वो 1531 से 36 के बीच रहता है दोस्तों। इसी समय गुजरात का शासक रहता है बहादुर शाह। वो आक्रमण करता है मेवाड़ पर। जब वो मेवाड़ पर आक्रमण करता है तो रानी कर्मावती उससे संधि करके जो क्षेत्र मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डिटेल पीछे की ओर बताना चाहता हूँ आपको कि जब राणा रतन सिंह जब राजा बनता है तो
रानी कर्मावती इसी रणथंभौर क्षेत्र में चली जाती है और रणथंभौर के पास बूंदी क्षेत्र के आसपास वहां का राजा होता है बूंदी का सूरजमल। ये पीछे की स्टोरी है दोस्तों। इस सूरजमल को रानी कर्मावती अपना भाई भाई बना लेती है। जब राजा रतन सिंह द्वितीय बन जाता है तो रानी कर्मावती रणथंभौर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद में सूरजमल वहाँ का राजा होता है, उसको अपना भाई बना लेती है। भाई बनाने के बाद इसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचती है, क्योंकि एक अहेरिया उत्सव खेला जाता है दोस्तों। अहेरिया उत्सव होता क्या है कि साल का पहला शिकार खेलने का अवसर होता है। कि एक अहेरिया उत्सव जो होता है दोस्तों शिकार करने से संबंधित होता है। तो राजा सूरजमल ने इनवाइट किया और ये यहाँ पे गए। राजा सूरजमल ने इनवाइट किया रतन सिंह द्वितीय को और यहाँ पे गए तो सूरजमल धोखे से इसे मार देता है और इसी युद्ध में सूरजमल खुद भी मर जाता है। तो इस जैसे ही ये दोनों मर जाते हैं तो विक्रमादित्य राजा बनते हैं 1531 से 1536। जब ये राजा बनते हैं तो गुजरात के शासक जो बहादुर शाह हैं वो देखते हैं कि घर में ही लड़ाई चल रही है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। अटैक करते हैं गुजरात पे। ये करते हैं 1533 में मेवाड़ पे अटैक करते हैं। तो मेवाड़ पे अटैक करते हैं तो रानी कर्मावती इनको रणथंभौर वाला क्षेत्र इनको दे देती है एक संधि करके। बहादुर शाह संधि कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों 1533 में किया, फिर 1534 में फिर बहादुर शाह ने किया, क्योंकि एक बार जिसको मिल रहा है फ्री में कुछ भी तो वो दोबारा क्यों ना कोशिश करने पे अगर उसको मिले तो कोशिश करेगा। तो दोबारा इन्होंने 1534 में किया। उस समय क्या हुआ, रानी कर्मावती ने विक्रमादित्य जो इसका बेटा था प्लस उदय सिंह को, विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी में भेज देती है। बूंदी में देवलिया नाम का एक स्थान है वहां पे भेज देती है। और जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग की जो चाबी है वो बाघ सिंह को सौंप देती है। तो जब बहादुर शाह अटैक करता है तो बाघ सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और रानी कर्मावती इसी समय हुमायूं को एक चिट्ठी लिखती है कि आप मेरी मदद करने के लिए आओ, लेकिन हुमायूं समय पे नहीं पहुंच पाता है और रानी कर्मावती जौहर कर लेती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि एक दासीपुत्र का शासक रहता है 1 साल के लिए, जिसका नाम है बनवीर। दासीपुत्र बनवीर 1 वर्ष के लिए शासक होता है। वो विक्रमादित्य को मार देते हैं, साथ में वो उदय सिंह को भी मारना चाहते हैं, लेकिन उदय सिंह को नहीं मार पाते क्योंकि पन्नाधाय, आपने सुना होगा, पन्नाधाय अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की जगह सुला देती है। इसलिए उदय सिंह को वो कुम्भलगढ़ के आशादेवपुर में भेज देती है, जहाँ पे उसका राज्य अभिषेक भी हुआ था। तो इस तरह से बनवीर दासीपुत्र का जो कार्यकाल है वो 1 साल का ही रहता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और विक्रमादित्य को बनवीर मार देता है। इसके बाद में जब विक्रमादित्य मर जाता है, इसका 1 साल का शासन रहता है, तो उसके बाद आता है उदय सिंह। उदय सिंह का राज्य अभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ दोस्तों, और इसका लालन पालन भी कुंभलगढ़ के किले में हुआ। किले का नाम है आशादेवपुरा किले में लालन पालन हुआ। ठीक है दोस्तों, पालन पोषण बोल दो या
लालन पालन बोल दो, यहाँ पे इसका राज तिलक हो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद होता क्या है दोस्तों, उदय सिंह अफगानों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला राजा कौन है? उदय सिंह। अफगानों की अधीनता स्वीकार करता है, पहला शासक हुआ, क्योंकि चित्तौड़दुर्ग, जयमल और फत्ता को सौंप दिया था। बताते हैं कि एक फूल कंवर नामक महिला के नेतृत्व में वहां पे तीसरा शाखा हुआ उदय सिंह के समय। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो आते हैं उदय सिंह के पुत्र होते हैं, आप सभी जानते हैं, महाराणा, जिसका नाम महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जब होते हैं तो क्या होता है दोस्तों, कि बताते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, जिससे आपको याद रहे। महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि कहा जाता है, कीका के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम अजबदे पुआर है, पुत्र अमर सिंह है। इनके भाई हैं 3, जगमाल, शक्ति सिंह और सागर। इनका एक घोड़ा होता है प्रिय, जो आप जानते हैं, चेतक नाम है। एक हाथी होता है इनका प्रिय, राम प्रसाद है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। इनकी माता का नाम जयवंता बाई है। जन्म स्थान इनका बादल महल, कुंभलगढ़ है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको छोटी सी स्टोरी बताई है। उदय सिंह की एक पत्नी थी दोस्तों, धीरबाई। उनके पुत्र का नाम था, अभी बताया था मैंने 3, जगमाल। ठीक है दोस्तों, जैसे ही उदय सिंह की मृत्यु होती है, तो जब मृत्यु होने के बाद ले जाया जाता है शमशान में, तो ये जा रहा होता है तो जगमाल भी जाता है। तो इसकी माँ से बोलती है, रुक। बोलो क्यों? बोलो, आज तुझे मैं राजा बना देती हूँ। तो ये दाग में नहीं जाता है। तो आपको अगर ध्यान रखना होगा कि उदय सिंह जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनका जगमाल, जो धीरबाई से उत्पन्न हुआ बच्चा, दाग में नहीं जाता है। तो इसलिए दाग में जब देखा कि जगमाल नहीं है, तो वहाँ के सरदार, राजपूत सरदार नाराज हुए, क्यों नहीं आया। पता चला कि वो तो राजा बन गए। तो बोलो राजा बन गए, तो उसी समय महल में आके लड़ाई होती है, उसको मारा जाता है, और इसी को बोलते हैं महल की क्रांति। अगर आप देखिए, ये मैं आपको बहुत गहरी और अंदर की बातें सब बता रहा हूँ। ये आरएस लेवल में ये ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। महल की क्रांति से क्या अभिप्राय है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि जब मेवाड़ के राजा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह और सागर सिंह ये अपने पिता को दाह संस्कार के लिए जा रहे होते हैं। तो धीरबाई से उत्पन्न पुत्र जगमाल वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि उनकी माता द्वारा उनको राजा बना दिया जाता है, उसी समय राजतिलक किया जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप का 2 बार राजतिलक हुआ। एक बार गोगुंदा में हुआ, जहाँ पे उदय सिंह को दाह संस्कार हुआ था, और दूसरा घर पे आके हुआ तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या कि जब महाराणा प्रताप थे, तो महाराणा प्रताप के समय अकबर था। अब जैसे राणा सांगा और बाबर था, तो वैसे ही महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप। इनके बीच भी वो युद्ध की स्थिति बनती है। इनके बीच में युद्ध की स्थिति का कारण क्या है दोस्तों,
दोनों की साम्राज्यवाद नीति थी। ठीक है दोस्तों। दूसरा, अकबर को ऐसा लग रहा था कि महाराणा प्रताप कोई राजपूत संघ का निर्माण कर रहा है मेरे खिलाफ। थर्ड, एक जहाँ पे हम अटैक कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, उस जगह के महत्व भी होता था कि हाँ ये चीज़ बहुत मतलब। एक लास्ट कारण था कि महाराणा प्रताप अकबर महाराणा प्रताप का हाथी लेना चाहता था, राम प्रसाद। ये भी है, बिल्कुल से आप इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि अकबर भी हाथियों का बहुत शौकीन था। उसके पास भी 2 हाथी थे, लेकिन वो महाराणा प्रताप से उसका हाथी लेना चाहता था, राम प्रसाद। लेकिन महाराणा प्रताप ने उसे मना कर दिया था। आपको ध्यान होगा कि उसको मना कर दिया था, बोला नहीं ये हाथी मैं नहीं दे सकता। जबकि अकबर के पास भी जैसे महाराणा प्रताप के पास हाथी था राम प्रसाद, वैसे अकबर के पास भी 2 हाथी थे, गजयुक्त और गजराज, जिसको मर्दाना भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इनके बीच में जब एक दत्ताड़ी का युद्ध होता है राव सुल्तान और जगमाल के बीच में। कौन सा जगमाल? यही जगमाल, महाराणा प्रताप के भाई। क्योंकि जब महाराणा प्रताप गद्दी पे बैठते हैं, उसको हटा के, तो ये जगमाल जो है इनका भाई, वो सीधा कहाँ आ जाता है? किसके दरबार में आ जाता है? अकबर के दरबार में आ जाता है। अकबर के दरबार में आने के बाद ये यहाँ पे रहता है। और राजमहल की क्रांति आपको बता ही दिया मैंने। महाराणा प्रताप ने अपने भाई जगमाल को जो गद्दी से हटाकर सत्ता प्राप्त की थी, उसी को राजमहल की क्रांति बोलते हैं। और जगमाल अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अकबर की जब इसने अधीनता स्वीकार की, तो इसको एक क्षेत्र दिया जाता है जहाजपुर, कि जहाजपुर परगना दिया जाता है इनको। जहाजपुर परगना जो आज है भीलवाड़ा में पड़ता है दोस्तों। इस जहाजपुर परगना के रहे। और जो इनका गोगुंदा और दूसरा हुआ था कुंभलगढ़ में। और बताते हैं कि जब इनका ये कुंभलगढ़ में राज लगा, तो राव चंद्रसेन भी वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है दोस्तों। और कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया किसने था? कुंभलगढ़ दुर्ग जो मौर्य वंश के शासक संप्रति थे, उसके द्वारा बनाया गया था, जिसमें बाद में जाके जीर्णोद्धार भी करवाया गया था। फिर इसके बाद में इन दोनों के बीच आता है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। 2 डेट हैं उसमें, 18 जून और 21 जून। दोस्तों ये 2 डेट हैं, और नाम क्या है? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध 1576। इस हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली भी कहा जाता है, जो कि जेम्स टोड ने कहा था। गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं, जिसको बदायूं ने कहा था। खमनोर का युद्ध भी कहते हैं, इसको अबुल फजल ने कहा था। रक्त तलाई का युद्ध भी बोलते हैं, बनास युद्ध भी बोलते हैं, हाथियों का युद्ध भी बोलते हैं दोस्तों। इतने नामों से जाना जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। युद्ध का कारण आपको बता ही दिया था दोस्तों। फिर युद्ध करने से पहले अकबर के द्वारा 4 उसके जो सेनापति बोले या उसके सूचनाकार भेजे थे महाराणा प्रताप के पास, जिसमें सबसे पहला था अकबर द्वारा भेजे गए दूत थे जलाल खां, मानसिंह फर्स्ट कच्छावा वंश के, भगवंत दास और टोडरमल। जलाल खां को भेजा, महाराणा प्रताप ने इससे बात ही नहीं की। उसके बाद अमर सिंह मान सिंह गए तो महाराणा प्रताप अपने बेटे अमर सिंह को बोलते हैं कि अगर आए तो बेटा बोल देना कि पापा के सर में दर्द है। तो जैसे ही मान सिंह गए तो पूछा कहाँ है महाराणा प्रताप, तो बोलो अंकल उनके तो सर में दर्द है। बोलो मैं सब जानता हूँ सर में दर्द। तो फिर वहाँ पे अमर सिंह बोलते हैं अगर आप सब जानते हैं तो फिर आए ही क्यों?
जब आपको इतना ही पता है, आपको इस समय हमारे साथ होना चाहिए और आप मुगलों के साथ हो, तो फिर आप जानते हो तो फिर आए क्यों? इसके बाद में मान सिंह के पिता भगवान दास आते हैं, उनसे भी बात नहीं करते हैं। फिर टोडरमल आते हैं, टोडरमल जी के साथ बताते हैं कि जब भगवान दास वहाँ पे जाते हैं, मान सिंह जब वहाँ पे जाते हैं समझाने के लिए, तो सिसोदिया वंश के जो सरदार है उस ज़मीन को अपवित्र मानते, उस ज़मीन का गड्ढा खुदवा के वहाँ की मिट्टी दूर फंकवाते हैं और वहाँ से नई मिट्टी वहाँ पे डलवाते हैं। भगवान दास हैं, जाते हैं, बात नहीं करते हैं। फिर जाते हैं टोडरमल, उनसे भी कोई बात नहीं करते हैं। इस तरह से इनके बीच में एक युद्ध चलता है दोस्तों। और युद्ध के आपको कान बता दिया, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध सबसे पहले प्रताप के साथ मानसिंह, क्योंकि जब मानसिंह का वहाँ अपमान हुआ था तो उसने जाके महल में यही बोला था उसको अकबर को कि आप सबसे पहले अगर महाराणा प्रताप से युद्ध करना हो तो मुझे भेजिए। तो मानसिंह के साथ आसफ खां आया था और उसके साथ एक मिहत्तर खां आया था। तो इधर प्रताप के साथ, महाराणा प्रताप के साथ जो थे जाला बीदा, भील नेता पूंजा, ताराचंद, ग्वालियर के राम सिंह, मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी सेना के जो अग्रभाग का नेतृत्व भी कर रहे थे। तो दोस्तों इस युद्ध में जब हो रहा था तो मित्तर खां एक अफवाह फैला देता है कि अकबर भी आ रहा है। तो मुस्लिम सैनिकों का हौसला बढ़ता है। इसमें महाराणा प्रताप घायल होते हैं और वो अपना घायल का इलाज कोल्यारी उदयपुर वहाँ पे अपना इलाज करवाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जानते ही हैं कि महाराणा प्रताप ने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की अकबर की। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।